ये कहानी एक ऐसे हादसे की है जो पहले तो एक रूटीन टेस्ट लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट बन गया। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के एक पावर प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट होना था। रात काफ़ी हो चुकी थी और ये टेस्ट बार बार डिले हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स भी थक गए थे। इस टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ होती है और ठीक 1:23 पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से जो रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं वो हिरोशिमा बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त इस रेडिएशंस का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। चेरनोबिल का ये हादसा सिर्फ एक इंजीनियरिंग फेलियर नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिक्स, सीक्रेसी और ह्यूमन एरर्स का मिला जुला नतीजा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेरनोबिल टेस्ट असल में क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे फटा, सोवियत यूनियन ने इसे छुपाने की नाकाम कोशिश कैसे की और बहुत कुछ। चेरनोबिल में इस्तेमाल किया गया रिएक्टर RBMK-1000 था, जो सोवियत इंजीनियर्स का बनाया गया मॉडल था। डॉक्यूमेंट्स में तो इसे बहुत इम्प्रेसिव दिखाया गया, लेकिन जब ये रिएक्टर लो पावर पर चलता तो बहुत अनस्टेबल हो जाता। 26 अप्रैल 1986 की इस रात रिएक्टर नंबर 4 का स्टाफ एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट की तैयारी कर रहा था। इस टेस्ट में देखना यह था कि अगर किसी इमरजेंसी में रिएक्टर की बिजली बंद हो जाए तो क्या टर्बाइन्स की घूमने की मूवमेंट से कूलेंट पंप्स को कुछ देर चलाया जा सकता है या नहीं। यह टेस्ट पहले भी कई बार किया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कामयाब ना हो सका। मगर इस बार टेस्ट को सही करने का प्रेशर ज़्यादा था। इस रात सोवियत पावर ग्रिड को बिजली की ज़रूरत थी, इसीलिए ऑपरेटर्स को रिएक्टर चलाए रखने का ऑर्डर था। जब टेस्ट दोबारा शुरू हुआ तो आधी रात हो चुकी थी और डे शिफ्ट के ज़्यादातर सीनियर इंजीनियर्स चले गए थे और जो लोग रह गए थे वो काफ़ी थके हुए थे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है और चेरनोबिल के रिएक्टर में ऐसी क्या डिज़ाइन फ्लॉज थीं जिनकी वजह से ये हादसा पेश आया। आइए पहले इसे समझते हैं। असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का काम भाप बनाना होता है, लेकिन बहुत एडवांस तरीके से। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम फ्यूल रॉड्स होती हैं जो एक बड़े स्टील वेसल में रखी जाती हैं। ये रॉड्स यूरेनियम 235 की बनी होती हैं और स्टील वेसल में न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले कुछ न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 235 पर फायर किया जाता है, जिसकी वजह से यूरेनियम 235 का एटम दो हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रोसेस में फ्री न्यूट्रॉन्स बनते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। जब ये फ्री न्यूट्रॉन्स मज़ीद यूरेनियम एटम से टकराते हैं तो और फ्री न्यूट्रॉन्स बनते हैं और मज़ीद हीट पैदा होती है। इसी तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस सारे चेन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है जो स्टील वेसल में मौजूद पानी को इंतहाई गर्म करके भाप में बदल देती है और ये भाप टरबाइन्स को घुमाती है, जिसके रिजल्ट में बिजली बनती है। लेकिन इस सारे चेन रिएक्शन के प्रोसेस को बैलेंस में रखने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ब्रेक की तरह काम करती हैं। ये लंबी मेटल रॉड्स आमतौर पर बोरोन कार्बाइड की बनी होती हैं। जब इन रॉड्स को रिएक्टर कोर में इंसर्ट किया जाता है तो ये रॉड्स फ्री न्यूट्रॉन्स को जज़ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये सारा रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। जितनी कम कंट्रोल रॉड्स रिएक्शन कोर में इंसर्ट रहेंगी, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फिजन होगा और उतनी ही ज़्यादा बिजली बनेगी। चेरनोबिल में इस्तेमाल किया गया RBMK-1000 रिएक्टर में कुछ डिज़ाइन फ्लॉज थे जिनकी वजह से ये हादसा पेश आया। हम उनमें से सिर्फ दो की बात करेंगे, जैसा कि पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट और कंट्रोल रॉड्स का डिज़ाइन। आमतौर पर अगर किसी रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन के बाद जब पानी हद से ज़्यादा भाप में बदलता है तो रिएक्शन खुद ब खुद स्लो हो जाता है, लेकिन RBMK-1000 में इसका उलट था। इस रिएक्टर में जब पानी भाप में तब्दील होता तो रिएक्टिविटी मज़ीद बढ़ जाती, जिसकी वजह से मज़ीद पानी भाप में तब्दील होता और रिएक्टिविटी मज़ीद तेज़ हो जाती। इसी तरह एक ख़तरनाक फीडबैक लूप शुरू हो जाता, जहां हर सेकंड में रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इस रिएक्टर का दूसरा बड़ा फॉल्ट था इनकी कंट्रोल रॉड्स का डिज़ाइन। इन कंट्रोल रॉड्स की टिप पर ग्रेफाइट लगा होता था। जब रिएक्शन को स्लो करने के लिए इन कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता तो उन पर लगा ग्रेफाइट रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देता और उसके बाद रॉड का बोरोन कार्बाइड वाला हिस्सा रिएक्शन कोर में दाखिल होता, जो रिएक्शन को स्लो कर देता। इस फॉल्ट को पॉजिटिव स्क्रैम इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां रिएक्शन को स्लो करते वक्त रिएक्टिविटी थोड़ी सी देर के लिए बढ़ जाती है।
इस टेस्ट में ऑपरेटर्स ये देखना चाह रहे थे कि अगर किसी इमरजेंसी में पावर कट हो जाए, क्या घूमते हुए टरबाइन से कूलेंट पंप्स को सिर्फ 60 सेकंड तक चलाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बैकअप जनरेटर को स्टार्ट होने में 60 सेकंड लगते थे और अगर इस वक्त रिएक्टर में कूलिंग न हो तो रिएक्टर हादसे का निशाना बन सकता है। इस टेस्ट के लिए रिएक्टर को लो पावर पर लाया जाना था, तकरीबन 700 मेगावाट पर, लेकिन किसी ऑपरेशनल एरर की वजह से रिएक्टर की पावर सिर्फ 30 मेगावाट तक गिर चुकी थी। इतनी कम पावर पर रिएक्टर के अंदर ज़ीनोन 135 नाम का एक केमिकल बनने लगा, जिसने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके चेन रिएक्शन को इंतहाई स्लो कर दिया। रिएक्टर की पावर वापस बढ़ाने के लिए ऑपरेटर्स ने टोटल 211 कंट्रोल रोड्स में से 203 कंट्रोल रोड्स निकाल दी। अब रिएक्टर में सिर्फ 8 कंट्रोल रोड्स ही रह गई थी, जबकि सोवियत रूल्स के मुताबिक 15 से कम कंट्रोल रोड्स नहीं रहनी चाहिए। इसकी वजह से ये पावर 700 मेगावाट को क्रॉस करके कई हज़ार मेगावाट्स तक चली गई। अब रिएक्टर में पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट बढ़ने लगा और रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होने लगा। ये देखकर सीनियर इंजीनियर ने इमरजेंसी शटडाउन का ऑर्डर दिया और एक ऑपरेटर ने AZ5 बटन प्रेस कर दिया, ये सोचकर कि सारी कंट्रोल रोड्स रिएक्टर में फ़ौरन गिरकर इस सारे प्रोसेस को रोक देंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उलट। जैसे ही कंट्रोल रोड्स रिएक्टर कोर में गिरी, इन पे लगे ग्रेफाइट ने रिएक्शन को इंतहाई ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक 1:23 और 58 सेकंड पर पहला धमाका हुआ, जिसकी वजह से 1000 टन का वजनी स्टील स्ट्रक्चर हवा में उछल गया। 10 सेकंड के बाद दूसरा धमाका होता है, जिसने बचा कुचा स्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया। ब्लास्ट के सिर्फ कुछ मिनट बाद प्रिप्याट और आसपास से फाइटर आग बुझाने पहुंच गए। इनके पास सिर्फ स्टैंडर्ड होजेस और बस सादा सा सामान था और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस लेवल की रेडिएशन के सामने जा रहे हैं। वो लोग रिएक्टर और टरबाइन हॉल की छत पर चढ़ गए और जलते हुए ग्रेफाइट और डेब्रिस पर पानी डालना शुरू हो गए। कुछ फायर फाइटर्स तो रिएक्टर कोर के जलते हुए टुकड़ों पर भी चढ़ गए। ना इनके पास प्रोटेक्टिव गेयर्स थे और ना ही कोई डोजीमीटर। चंद घंटों में ही इनके अंदर रेडिएशंस के सिम्टम जाहिर होना शुरू हो गए, उल्टी, चक्कर और स्किन बर्न, जो एक्यूट रेडिएशन सिकनेस यानी ARS के साइंस थे। कुल मिलाकर 28 फायर फाइटर और प्लांट वर्कर की अगले 3 महीनों में ARS की वजह से डेथ हो गई। इसके अलावा 2 रिएक्टर ऑपरेटर्स ब्लास्ट के वक्त फ़ौरन ही मर गए। इन 30 लोगों में से 6 लोग प्रिप्याट ब्रिगेड के फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, जो सब 10 से 16 मई के बीच वफात पा गए। इनमें से एक वेसिली इग्नाटेंको सिर्फ 25 साल का था और रिएक्टर की छत से 2 फायर फाइटर्स को उठाकर नीचे लाया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसे मॉस्को में एडमिट किया गया। 13 मई 1986 को, यानी ब्लास्ट के 17 दिन बाद वो दुनिया से चला गया। शुरू में तो सोवियत गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, ना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट और ना ही कोई इवैक्यूएशन का ऑर्डर। 26 अप्रैल के दिन प्रिप्याट शहर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शाम तक रेडिएशन का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। 27 अप्रैल यानी ब्लास्ट के 36 घंटों बाद दोपहर 2 बजे के करीब कुछ बसेस प्रिप्याट पहुंची ताकि लोगों को किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाए। इन लोगों से कहा गया कि वो 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो लोग प्रिप्याट में कभी वापस नहीं आए। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इस शहर से निकाल दिया गया और ये शहर आज भी वीरान है। चेरनोबिल की रेडिएशन सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रही। 27 अप्रैल से लेकर अगले कुछ ही दिनों में ये रेडियोएक्टिव क्लाउड तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। स्वीडन, जो चेरनोबिल से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है, वहाँ सबसे पहले इस रेडिएशन का असर जाहिर हुआ। मॉस्को सिर्फ 500 किलोमीटर दूर और फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डिटेक्ट किए गए। रिएक्टर अभी भी आग की लपेट में था। रेडियो एक्टिव डिब्रीज हर तरफ फैले हुए थे और रिएक्टर का कोर ज़मीन के अंदर पिघल रहा था। इसे कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन ने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को जमा किया, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। इनमें पावर प्लांट का स्टाफ, सोवियत आर्मी के सोल्जर्स, फायर फाइटर्स, सिविल इंजीनियर्स और माइनर्स भी शामिल थे। कुछ लोग हेलीकॉप्टर्स की मदद से रिएक्टर कोर पर रेत, लेड और बोरॉन फेंक रहे थे ताकि रिएक्शन को स्लो किया जा सके, और कुछ ने एक बहुत बड़ा कंक्रीट का कवर बनाया जिसे सार्कोफेगस कहा गया, ताकि डिस्ट्रॉयड कोर को सील किया जा सके।
ब्लास्ट के बाद रिएक्टर का बहुत सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल रिएक्टर नंबर 3 और टरबाइन हॉल की छत पर गिर गया। ये टुकड़े इतने रेडियोएक्टिव थे कि रिमोट रोबोट्स और मशीन वहां काम नहीं कर सके और इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी जल गया। अब सोवियत यूनियन ने लिक्विडेटर्स को भेजा, लेकिन इस टास्क के लिए इनके पास सिर्फ 90 सेकंड होते थे। इसमें इन्हें भागते हुए रिएक्टर की छत पर जाना होता, शोवल से रेडियोएक्टिव डिब्रीज उठाकर नीचे एक गड्ढे में फेंककर फौरन वापस आना होता था। ज़्यादा देर रुकने का ये मतलब था कि एक लीथल डोज लेना, जो इंसान को या तो फौरन गिरा देता या कुछ हफ्तों में उसकी जान ले लेता। कुछ एरियाज में रेडिएशन का लेवल 12,000 रोंटिजन पर आवर था, जबकि एक इंसानी जिस्म सिर्फ 500 रोंटिजन पर आवर का एक्सपोजर बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादातर लिक्विडेटर्स को रेडिएशन के खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगले कुछ सालों में हज़ारों लिक्विडेटर्स हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हुए। कुछ को तो कैंसर हुआ, कुछ ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो गए। अगले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने थायराइड कैंसर में इजाफा नोट किया, ख़ास तौर पर बच्चों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5,000 से ज़ायद केसेस इसी हादसे से जुड़े हुए थे। कुछ स्टडीज़ और रिसर्च ने ल्यूकीमिया और दूसरे कैंसर्स में इजाफा देखा। रिएक्टर के आसपास के जंगल यानी रेड फॉरेस्ट आज भी रेडियोएक्टिव और वाइल्ड लाइफ के लिए इनहेबिटेबल है। 1990 की दिहाई तक पुराना कंक्रीट सार्कोफेगस टूट फूट का शिकार हो चुका था। इसमें क्रैक्स आने लग गए, पानी अंदर जाने लगा और रेडिएशन वापस लीक होने लग गई और छत के कुछ हिस्से भी गिर चुके थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मिलकर रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का फैसला लिया, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट का नाम दिया गया। उनका प्लान था एक ऐसा स्टील आर्क बनाया जाए जो 100 सालों तक रिएक्टर को सेफली ढक सके, लेकिन ये आर्क इन ख़तरनाक रेडिएशन की वजह से रिएक्टर के डायरेक्टली ऊपर नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए ये स्टील आर्क रिएक्टर से 327 मीटर दूर स्पेशल रेल पर असेंबल किया गया और नवंबर 2016 में सालों की प्लानिंग के बाद ये आर्क धीरे धीरे स्लाइड करके रिएक्टर के ऊपर लाया गया। ये प्रोसेस 2 हफ्तों से ज़्यादा चला। ये आर्क 108 मीटर ऊंचा और 257 मीटर चौड़ा है। इस आर्क के अंदर रोबोटिक क्रेन्स लगी हैं जो रिमोटली कंट्रोल करके डेब्रीज को हटा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल ट्रुथ बाय नोमी को सब्सक्राइब भी करें।